दोस्तों, पहले काले धन, फिर महंगाई, फिर करप्शन और उसके बाद पेट्रोल डीजल और देश दुनिया की तमाम मुद्दों पर अपनी गहन जानकारी देश के आगे रखने वाले बाबा रामदेव फिर सामने आए हैं। वैसे तो बाबा रामदेव को लोग योग गुरु कहते थे, लेकिन अब तो योग गुरु टर्न्ड बिजनेसमैन हो चुके हैं। वो रामदेव जो पहले सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दिए, एक बार नहीं, दो तीन तीन बार, वो रामदेव अब सामने आए हैं और उन्होंने देश को एक बहुत ही गजब की जानकारी बताई है। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए, उनके परिवार वालों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं। वहीं रामदेव सामने आ गए हैं इस सरकार को बचाने के लिए। वैसे तो रामदेव इस तरह का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, लेकिन रुअफ़ज़ा में शरबत जेहाद खोजने वाले रामदेव ने एक बिल्कुल नई थ्योरी सामने रख दी है। दोस्तों, इस थ्योरी के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि एक विदेशी पायलट कैसे अहमदाबाद के प्लेन क्रैश को लेकर जो बात बोल रहा है वो भी सुननी और समझनी चाहिए। सबसे पहले बाबा रामदेव का बयान आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, बाबा रामदेव ने बोला है कि ये जो एयर इंडिया का विमान है जो क्रैश हुआ है, दरअसल उन्होंने कहा है कि इसकी जो मेंटेनेंस का काम करती है एक एजेंसी करती है, और वो एजेंसी जो है वो तुर्की की है। दोस्तों, तुर्की वो देश है जो हमारा दुश्मन देश नहीं है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ, तुर्की ने खुल का समर्थन किया पाकिस्तान का। तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया पाकिस्तान ने, हालांकि कुछ चले नहीं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था। लेकिन हाँ, तुर्की को लेकर एक अलग तरह का ट्रेंड भी देखने को मिला भारत में, और वो लोग जो तुर्की घूमने जाते हैं हर साल, उन्होंने इस साल बहुत शिफ्ट दिखाई दिया, वो लोग वहाँ नहीं गए। तो तुर्की पर एक कटाक्ष करते हुए, एक शक जाहिर करते हुए रामदेव कहते हैं कि कहीं तुर्की ने इसके जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रची। बाबा रामदेव कहते हैं भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रामदेव को किसने रोका है? बैठकर मीडिया वालों के आगे ज्ञान क्यों बघार रहे हैं? रामदेव तो बहुत करीबी हैं इस सरकार के। इस सरकार के आने के बाद रामदेव कहां से कहां पहुंच गए। दोस्तों, मोदी जी पीएम बनेंगे तो पेट्रोल 20 रुपए जाने 30 रुपए कितने में मिलेगा, रामदेव ही दावा किया करते थे। अब रामदेव को मीडिया के आगे बात कहने की क्या जरूरत है? भारत सरकार को बोले कि भाई तुर्की की साजिश के तहत कहीं ऐसा ना हुआ हो। दोस्तों, ये बहुत ही संगीन मामला है जो रामदेव कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कह के तो वो भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश का मामला हो गया। फिर तो भारत सरकार कर क्या रही है? हमारे मोदी जी कर क्या रहे हैं? विश्वगुरु लेवल के नेता। वो अलग बात है कि उनके यहाँ वॉर होती है तो कौन रुकवाता है, लेकिन विश्वगुरु लेवल के नेता है भाई मोदी जी। उनके रहते हुए तुर्की इतनी बड़ी साजिश कर देगा हमारे खिलाफ, और रामदेव उसको लेकर चेता रहे हैं सरकार को। किसके जरिए? मीडिया के जरिए। गजब का खेल चल रहा है दोस्तों। जिसका जो मन कर रहा है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फेंक रहा है। सोचिए, रामदेव एक तरफ ये थ्योरी रख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के मंत्री राम मोहन नायडू, एविएशन मिनिस्टर, ने आखिरकार आज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 48 घंटे हो जाने के बाद घटना के, अब जाकर राम मोहन नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जैसे ही रिपोर्टर्स के सवाल पूछने की बारी आई, खड़े होकर चले गए। कई सवालों का जवाब देने का सही टाइम नहीं है। सरकार सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, आती है अपनी बात बोलती चली जाती है, लेकिन उनकी जगह में रामदेव जैसे लोगों को आगे कर दिया गया जो ऐसी थ्योरीज फेंक रहे हैं मार्केट में, जिसके बाद वो सीधे खुद सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। भाई, ये तो हमारे संप्रभुता के लिए खतरा है ना। ये तो बहुत बड़ी साजिश रच दी इसका मतलब तुर्की ने। तो भारत सरकार का पूरा इंटेल जो है, पूरा खुफिया तंत्र जो है, वो क्या कर रहा है? दोस्तों, आप चाहें तो मेरी ये खबर जरूर देखें। करीब 5 दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी। आपको याद होगा, जब ये भारत पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष हुआ, उसके बाद तुर्की को लेकर एक बॉयकॉट तुर्की वाला पूरा अभियान चला, जिसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तुर्की का जो सामान है वो ना खरीदा जाए। लेकिन इस मामले को लेकर भारत सरकार के ऑफिशियल्स ने सोर्सेज के हवाले इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस तरह के किसी विचार पर भारत सरकार नहीं चलने वाली। तुर्की से जो ट्रेड है वो चलता रहेगा, क्योंकि तुर्की यानी कि टर्की, जिसको तुर्की बोलते थे अब तुर्की बोलते हैं। तो दोस्तों, टर्की यानी कि तुर्की से भारत का जो ट्रेड है उसमें हम ट्रेड सरप्लस में हैं। मतलब हम ज़्यादा कमाते हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स हैं। इंपोर्ट तो हम कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स करते हैं। जो एक्सपोर्ट का गुड्स है वो बहुत इंडस्ट्रियल और बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स है, और हमको उसमें कमाई भी होती है। तो भारत सरकार ने तो 5 दिन पहले ही बता दिया साफ तौर पर कि तुर्की का बॉयकॉट करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तुर्की से व्यापार वो करती रहेगी, तुर्की से के साथ कामकाज भी चलता रहेगा। हुआ क्या दोस्तों, पिछले महीने
जब तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट वाला माहौल बना तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक कंपनी है जो तुर्की की कंपनी है, उसको एक तरह से जो काम दिया गया था वो रोक दिया। तो तुर्की की कंपनी उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट चली गई और उसमें स्टे ले लिया और उसके बाद भारत सरकार का बयान आ गया। ऑफिशियल बयान नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस ने सोर्सेज के हवाले छापा था। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि रामदेव अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो खाली शिगुफे की तरह छोड़कर चले जाएंगे क्या? भारत सरकार का तुर्की को लेकर अलग रवैया है, ठीक है। अगर किसी एक कंपनी पर उसकी सेवाओं पर रोक लगाई जाती है तो वो हाई कोर्ट में जाकर स्टे भी ले लेती है। और रामदेव इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात करके तो दोस्तों रामदेव हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं और ये केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में बोल रहे हैं। दरअसल ये जो प्लेन क्रैश है, ये इतना बड़ा प्लेन क्रैश है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि दोस्तों ये 787 ये जो प्लेन है ये बहुत ज़्यादा अत्याधुनिक माना जाता है और इसके दोनों इंजन फेल हो जाएं ये भी बहुत कम इसकी संभावना है। तो हुआ क्या दोस्तों, कैप्टन स्टीव नाम के एक पायलट हैं, ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और इन्होंने इस पूरे मसले को लेकर एक वीडियो पोस्ट की। और इसके अलावा भी कई न्यूज़ चैनल्स में लगातार ये बैठे हुए हैं, भारत के न्यूज़ चैनल्स में ये बैठे हुए हैं जिसमें ये अलग अलग संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों इन संभावनाओं को अगर आप देखें गौर से तो इनके पीछे भी एक साजिश की बू आती है। जैसे कैप्टन स्टीव जो पहली संभावना जाहिर करते हैं वो ये कहते हैं कि दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। कैप्टन स्टीव के मुताबिक हो सकता है कि लिफ्ट लॉस हो गया हो। लिफ्ट लॉस होना मतलब विमान के पंखों से पर्याप्त हवा ना मिल पाना, इसकी वजह से हो सकता है कि पूरा बल ना मिला हो विमान को और वो ऊपर ना उठ पाए। ये हमने देखा भी था, जब विमान क्रैश हो रहा था तो वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था। तो ये एक वजह हो सकती है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो वो दो संभावनाओं की वजह से होता है कि या तो कोई पक्षियों का झुंड टकरा जाए या फिर दोनों इंजन खराब हो जाएं। अब इस तरह की कोई संभावना अभी तक दिखी नहीं है और दोनों इंजन खराब हो जाएं ये भी अरबों में कोई एक मामला होता है। इतना अत्याधुनिक विमान है, इसमें अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा इंजन फुल कैपेसिटी पर चलता है और कोई दिक्कत नहीं होती प्लेन को। दोनों इंजन एक साथ खराब हो जाएं ये अपने आप में अजीब एक ऐसी बात है जो कि एकदम से गले नहीं उतरेगी। हालांकि जांच तो हो ही रही है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी संभावना जो कैप्टन स्टीव जाहिर करते हैं वो ये है कि टेक ऑफ से पहले फ्लैप्स को पायलट खोलना भूल गए हों। दोस्तों फ्लैप्स विमान का वो हिस्सा होता है जो टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट बढ़ाते हैं ताकि विमान आराम से उड़ सके। अब दोस्तों कैप्टन स्टीव के अगर इस दावे पर यकीन करें तो ये भी अजीब है, क्योंकि ये जो बोइंग 787 है ये इतना अत्याधुनिक है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पायलट भूल जाए ऐसा कुछ करना तो कॉकपिट में एक इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा पायलट भूल भी गए होंगे तो कॉकपिट में अलार्म तो बजा होगा, इसीलिए ये संभावना भी शून्य के बराबर लगती है। तीसरी संभावना दोस्तों कैप्टन स्टीव बताते हैं कि गलती से शायद गलत लीवर खींच गया हो। होता क्या है दोस्तों, किसी भी कॉकपिट के अंदर, किसी भी प्लेन के अंदर दो पायलट होते हैं। एक जो कैप्टन होते हैं, जो मेन पायलट होते हैं, दूसरा को पायलट होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप प्लेन में सफर करते हैं पायलट अपनी और अपनी को पायलट के नाम की जानकारी देते हैं। तो वो जो पायलट इंट्रोड्यूस करते हैं पूरे प्लेन को अपने पूरी टीम से, वो ही कैप्टन होते हैं। तो वो जो मेन पायलट होते हैं, जैसे ही टेक ऑफ होता है, विमान उड़ान भरता है, तो पायलट जो मुख्य पायलट होते हैं वो अपने को पायलट को बोलते हैं गियर अप। गियर अप का निर्देश देते हैं। गियर अप करना मतलब लैंडिंग गियर को अंदर खींचना। कैप्टन स्टीव कहते हैं कि यह संभावना है कि को पायलट ने गलत गियर की बजाय फ्लैग्स वाला हैंडल खींच लिया हो। यह हो सकता है दोस्तों। अगर इस बात को माने तो कैप्टन स्टीव के हिसाब से पायलट की गलती है। तो अभी तो बहुत जल्दबाजी है कहना। अगर इन संभावनाओं पर ही बात करनी है तो फिर संभावनाओं पर तो इस लेवल पर भी बात कर सकते हैं कि बोइंग जिस कंपनी का, जिस अमेरिकी कंपनी का ये विमान है, उसको लेकर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार हाल के सालों में लगातार सवाल उठे। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे इस कंपनी के 2 पूर्व कर्मचारी विसल ब्लोअर बन गए अपनी कंपनी के खिलाफ। एक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई जिसको बाद में आत्महत्या करार दे दिया गया। तो फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर अगर बात करें तो केवल पायलट को ही क्यों टारगेट करना है? कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में कोई साजिश चल रही हो भारत के पायलट्स के खिलाफ ताकि किसी कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी को बचा लिया जाए। क्योंकि ये जो बोइंग विमान होते हैं ये कोई करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ के नहीं आते। 2100 करोड़ का विमान है एक। ये कोई हल्का विमान नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि भारत सरकार इस पूरे मामले में आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन वो अपनी बात बोलकर चली जाती है। अगर भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर ने सवालों के जवाब ले लिए होते तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से
जो ध्यान है वो लोगों का हट गया होता। लेकिन भारत सरकार ने कह दिया कि मामले की जांच कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मार्केट में तैरती रहेंगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।